तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 331 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग लिन और एम्पायर हॉल्ट वहाँ पे अटक चुके होते हैं, वहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बताओ, इतनी खूबसूरत महिला के साथ आप लोग ऐसे 1 साल तक रह पाओगे क्या? लेकिन वांग लिन देखो सख्त लौंडा, वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देता। जिसके बाद दिखाया जाता है 1 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि आखिरकार तुम किस सेक्ट से आए हुए हो? तो वो कहता है कि मैं तो 7 डाउ सेक्ट से आया हूँ। अब एम्पायर एग्जाल्ट यहाँ पे हैरान हो जाती है और कहते हैं कि 7 डाउ सेक्ट ये कैसा है, मैंने तो कभी भी नहीं सुना है। और यहाँ पे वांग लिन कहता है कि ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत ही छोटा सेक्ट है, इसी कान को यहाँ पे नहीं जानता है। अब एम्पायर एग्जाल्ट कहती है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानती हूँ, और वैसे भी मेरे पास कोई सेक्ट नहीं है, मैंने हमेशा छोटे से ही अपने टीचर को फॉलो किया है और एम्पायर माउंटेन पे बड़ी हुई हूँ। और वो सारी चीज़ें बताने लगती हैं कि यहाँ की चीज़ें कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो सब बात करने लगते हैं। लेकिन अभी के फिलहाल वो सभी 1000 फीट की दूरी पे होते, मतलब कोने कोने पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे एम्पायर हाईजी कहती है कि तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी कॉम्बैट पावर है, तुम जरूर यहाँ पे एम्पायर ग्रांड एम्प्लॉय डॉयू रिक्रूट करने की कोशिश किए थे, तो क्या तुमने एग्री किया? तो वांग लिन कहता है नहीं। तो ये जानकर वो कहती है कि अच्छी बात है, लेकिन मेरे टीचर काफ़ी अच्छे बंदे हैं, तुम उनको क्यों नहीं फॉलो करती? तो वांग लिन कहता है कि मैं अभी इन सब के बारे में सोच नहीं रहा। तो वो पूछती है कि आखिरकार तुमने कितना लंबा अरसा से कल्टीवेट किया है? तो वो कहता है कि तुम्हारे जितना नहीं। अब उन दोनों में ऐसी ही बातें होने लगती है, उन सब की बातों को एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा चल जाएगा, जहाँ पे वो ऐसे ही सारी चीज़ें बात करने लगते हैं ताकि टाइम पास कर सके। वो सब ऐसे ही करने लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता। अब वांग लिन कहता है कि ठीक है बस करो, अगर तुम्हें बातें करनी है तो मैं अवतार के साथ बात कर सकते हो, मेरे कल्टीवेशन में ध्यान दिक्कत मतलब। वहाँ पे फिर से वो अपने कल्टीवेशन में लग जाता है और दिखाया जाता है एक ही झटके में 3 साल पास हो चुका होता है। इन 3 सालों में वांग लिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रखा हुआ था। वो अपने C3 स्पीड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण उसकी वुड एसेंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती है। 3 सालों बाद वहाँ पे आपने 4 स्पीड को भी एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वुड एसेंस अपने स्मॉल कंप्लीटेशन पे आ चुका होता है। इसके ऊपर पैटर्न्स भी आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे इन 3 सालों में वो लड़की एम्पायर एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोलती, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं करती। वो भी हैरान हो रही होगी कि यार मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ये बंदा मेरे पे लाइन भी नहीं मार रहा है, ये कैसी बात है। अब दिखाया जाता है ऐसे ही वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। तभी वहाँ पे वो और भी पास आ जाती है एम्पायर एग्जाल्ट, जो कि 1000 फीट थी अब 500 फीट आ चुकी होती हैं। वहाँ पे उससे बात करने लगती है। वांग लिन वहीं पे अपनी कल्टीवेशन में होता है और फिर फाइनली वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर निकलता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एम्पायर एग्जाल्ट हाईजी को, जो कि उसकी तरफ ही देख रही होती है। और तभी वांग लिन स्लोली कहता है ये ब्रोकन प्लान है, और वहाँ पे वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये ब्रोकन प्लान है किस चीज़ का। और वहाँ पे उससे पूछता है एम्पायर एग्जाल्ट उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तो उठ गए। यहाँ पे फिर से बकवास शुरू हो जाती है उनके बीच में। और वहाँ पे हमें तभी दिखाया जाता है कि वो जो एम्पायर हार्ट मतलब एम्पायर होती हैं, वो वहाँ पे वांग लिन को रिझाने की कोशिश करने लगती है, मतलब उसको अपने जमाल जाया में फंसाने लगती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वांग लिन इससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता, जिसके कारण वो भी हैरान हो जाती है कि क्या ये क्या चीज़ है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और ब्लरी फिगर आ जाता है, जो कि आते ही लाइट कर्टन के साथ स्मैश हो जाता है। और ये लाइट कंट्री वहाँ पे पूरी तरह से वॉलेंटली फ्लैश होने लगता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। अब जैसे ही वांग लिन उस तरफ की देखता है तो वहाँ पे कोई और नहीं सेलेस्टर एंचेस्टर होता है। देखो कंफ्यूज मत होना, वो लोग समझ लो एक डोमेन के जैसा लाइट आर्मर में कैद है, मतलब वहाँ पे अपने आप को छिपा कर बचाए हुए हैं, इसी कारण वो अभी तक जिंदा रहते नहीं। तो वहाँ पे हमेशा के लिए सील अटैक करते ही रहेगी। अल्दो दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो सेलेस्टर एंचेस्टर के फिगर जैसा है। वो उसकी तरफ देखने लगता है। दिखाया जाता है कि उसके कारण वो जो लाइट का डोमेन होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है और लगभग 300 फीट की हो जाती है। वांग लिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है एम्पायर से कि तुम्हारा टीचर ग्रैंड एम्पायर ज्यूडी है ना, तो क्या तुमने कभी सेलेस्टर एंचेस्टर के बारे में सुना है? तो वो कहते हैं कि सेलेस्टर एंचेस्टर वैसे याद आने लगता है, जहाँ पे वो कहती है कि मेरे टीचर ने एक बार मेंशन किया था कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट में सेलेस्टर क्लैंस मौजूद हैं और वो सभी 72
कॉन्टिनेंट से आए हुए होते हैं ताकि वो अपने पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर सके। और मैंने सुना है अपने टीचर से कि वहाँ पर 72 को सील किया गया था, उसी में से सेलेस्टियल एंसेस्टर मिसिंग हुए थे, मतलब उनको भी सील कर दिया गया था। जैसे हेवनली बुल है वैसे ही सेलेस्टियल एम्पर भी होते हैं और कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ चले गए और वहाँ पे मुझे भी नहीं पता है। वॉनी इन सभी बातों को सुनना होता है, वो भी अंदाज़ा लगा रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ चला गया होगा। अब वॉनी अपनी आंखों से मतलब अपनी सोच विचार में डूबा हुआ होता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारे एम्पर इतने एम्पर ग्रैंड एम्पर जीडू हैं तो आखिरकार वो इस माउंटेन सी से इतने ज़्यादा दूर क्यों रहते हैं। मतलब वो भी हैरान था कि इसके टीचर मदद करने के लिए नहीं आए। वो कहती है कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। अब वॉनी कहता है काफ़ी चालाक हो तुम। जिसके बाद वो कहती है कि ये असल में मेरे टीचर ने किया है, असल में उन्होंने ही मुझे साउथर्न कॉन्टिनेंट में रखा है, यहाँ पे मेरे लिए केव बना दिया है। तो ये सुनकर वांग लिन भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे आखिरकार तुमने कैसे पता चला कि यहाँ पे माउंटेन सी ट्री है के पास स्पीड से। तो वो कहता कि मैंने ग्रैंड एम्पायर वू फेंसेस के बारे में सुना था, जिसके बाद मैं यहाँ पे इसको लेने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे उनमें और भी बातें होने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बताती है कि असल में मेरे टीचर ने ही को यहाँ पे रखा था ताकि वो मुझे एक ल्यूर की तरह मतलब एक बेट एक चारे की तरह यूज कर सके ताकि मैं यहाँ पे माउंटेन सी ट्री को सील करने में मदद कर सकूं। और जबकि वो मेरे बारे में जान चुके थे तो इसी कारण मुझे यहाँ पे रखा गया है। और ये देखकर वांग लिन कहता कि तुम भाग क्यों नहीं जाती। तो वो कहती कि उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। अब वांग लिन भी कहता है पागल औरत, भागना चाहिए ना तुम्हें, मतलब यहाँ पे ऐसे रहने के लिए कौन बोला होता है। अब देखो फिर से उसमें बात होने लगती है और वहाँ पे वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ काफ़ी लंबा अरसे तक रह चुकी हूँ। अब फिर से बात होती है तो इस बातों को स्किप करते, कुछ रोमांटिक नहीं हो रहा है, टाइम पास होने लगता है। फिर से चुप्पी साठ जाती है, लेकिन झटके में 3 साल और बीत चुके होते हैं और प्रीवियस ईयर मिला के सारी चीज़ों को मिला के अभी तक टोटल 7 साल बीत चुके होते हैं। और इन 3 सालों के अंदर वो ब्लडी फिगर जो सेलेस्टियल एंसेस्टर होता है वो भी वहाँ पे टोटल 9 टाइम्स अपीयर हो चुका होता है और उसके कारण उसकी जो लाइट कर्टन होती है वो 9 टाइम्स और श्रिंक हो चुकी होती है, जो कि सिर्फ अभी 30 फीट ही चौड़ी रह चुकी होती है और 30 फीट के अंदर ही वो एक एक कोने पे खड़े हुए बैठे हुए होते हैं। अब एम्परर एग्जाल्ट भी गुस्सा और शर्म में होती है, जो कहती है कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटी है और अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो मुझे डर है कि ये छोटे छोटे होते हुए ब्रेक हो जाएगी और फिर से हम लोग पे उस पर अटैक आ जाएगी। अब वांग लिन भी कहता कि हाँ मैं ऐसे तो इसको चलने नहीं देने सकता हूँ। अब दिखाया जाता कि वो फिर से श्रिंक होकर टोटल 5 फीट में आ चुकी होती है, मतलब कि यहाँ पर वो दोनों सट कर बैठे हुए थे। 5 फीट मतलब समझ लो 5 फीट की सिर्फ रेडियस वाली बॉल है तो वो दोनों एक ही साथ में होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है डार्कनेस में से जहाँ पे उसके ऊपर एक वार्मथ लग रही होती जो कहती है वांग लिन और हमें दिखाया जाता है वांग लिन को जब अपनी आंखें खोलता है और कहता है बात मत करो, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके होते हैं और वो उस एम्पर से कहता है कि देखो जब हम दोनों बाहर एक साथ चार्ज करेंगे तो दोनों मिलकर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल को यूज़ करेंगे। अब वो भी कहती है ठीक है मैं भी यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे वो दोनों तैयार हो जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसा करने वाले होते हैं। वांग लिन अपने 90 स्पेल्स को अपने हाथों में थाम लेता है, लेकिन तभी उन्हें ऊपर की तरफ दिखता है कि माउंटेन सी के ऊपर 3 फिगर ऑलरेडी फ्लोट कर रहे होते हैं और वो तीनों कल्टिवेटर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऊपर से गुजरते हुए भी वहाँ पे उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। अब देखो बैकग्राउंड में साउंड आएगी तो माफ़ करना, यहाँ पे कुछ अभी चलने लगा है इसलिए उसके लिए माफ़ करना। दिखाया जाता है कि ऐसे ही उनमें से एक बंदा होता है जो कि यंग होता है, लगभग 20 सालों का दिख रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसा में बताया जाता है कि कोई और नहीं ग्रैंड एम्पायर डाओई होता है जो कि काफ़ी लंबा भी होता है, साथ में एक बुढ़ा भी होता है जो कि एम्पायर एग्जाल्ट होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है वो इंतजार करने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और असल में ओल्ड भी होता है जो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे डिस्पल तो ट्रबल में है। डॉबी कहता है यहाँ पे आगे वो बात करने लगते कि हाँ अगर ऐसा न होता तो मैं यहाँ पे आता भी ना। अब देखो वांग लिन के और जो एम्पर होती है उसको बचाने के लिए उसके मास्टर आ चुके थे। वांग लिन के मास्टर नहीं आए बल्कि उसी एम्प्रेस की मास्टर आए हुए होते हैं जहाँ पे वो रुके हुए होते हैं।
अब ऐसे ही बातें चलने लगती हैं। वांगलिन भी अपने हाथों को वेव करके रश करके वहाँ पे अटैक करता है ताकि वो निकल सके, क्योंकि ऊपर जो बंदे हैं वो नीचे क्या हो रहा है उसको सेंस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एम्पर के लेवल के क्यों नहीं बंदे हो। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फुल पावर को यूज़ करके अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल को यूज़ करता है जो कि सुंदर लाइट होता है, उसी से वो अटैक करता है, अपने फेट स्पेल को भी यूज़ करता है। अब दिखाया जाता है इसी के साथ जब वैसे ही यूज़ करता है जो ऊपर के ग्रैंड एम्पर डॉबी होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो फेट स्पेल है, उन्हें भी अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलने लगता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन आ रही होती है और उनकी नज़र वूफेंग के पास ऊपर चली जाती है, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो वांगलिंग है। वैसे ही सारी चीज़ें आगे बढ़ने लगती है, वो सब अपने सबसे पावरफुल माइट को यूज़ करके अटैक करती है। अब देखो वहाँ पे वो फ्री तो हो चुके थे अभी के फिलहाल, लेकिन एम्पर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है ताकि वो टीचर से मिल सके, लेकिन वांगलिन वहाँ से खसक चुका होता है क्योंकि वो यहाँ के बीच के मैटर में नहीं फंसना चाहता, वो अपने कहीं और से सरक चुका होता है। वहाँ पे हमें बताया जाता है वांगलिन के बारे में जो कि निकल तो चुका था माउंटेन सी के एज के पास आके और वहाँ पे वर्ल्ड के साथ मर्ज होके डिसअपियर हो गया। मतलब ये समझ लो कि वहाँ पे उन्होंने अब कन्फ्यूजन है तो शॉर्ट में बताता हूँ, उन्होंने सील को पहले तोड़ी, सील को तोड़ने के बाद वहाँ पे वो लोग पहले ऊपर के जो एम्प्रेस जो भी थे उन्हें वो पता चला कि नीचे कोई मौजूद है और वो असल में एम्प्रेस को बताने के लिए आए हुए थे। अब वांगलिन खिसक कर साइड में समुंदर के किनारे जाके निकल पड़ता है और एम्प्रेस चली जाती है अपने टीचर से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वांगलिन इन सब के चक्कर में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि वहाँ पे उसे लड़कियों पे भरोसा नहीं था कि क्या पता वो उसके साथ क्या कर दें। इसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है और वो अभी एक पाइन ट्री के टॉप पे बैठ चुका होता है जो कि ऐसे ही खड़ा होता है। बताया जाता है कि वहाँ पे उसने माउंटेन सी ट्री के स्पीड के साथ साथ सेलेस्टो एंसेस्टर स्वॉर्ड को भी ले लिया होता है और इसी के कारण ही वो सील को अवेकन हो गया होता है। और वहाँ पे कहता है कि मैं उस एम्प्रेस के रहने की वजह से वहाँ पे फ्यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं अपने इस पावर को फ्यूज़ करना शुरू करूँगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उन सारे ट्री स्पीड्स को और उसी एंसेस्टर ट्री को यूज़ करके अपने आप के कल्टीवेशन में ढाल लेता है। और बताया जाता है कि इस पास्ट सेवरल ईयर्स में उसकी जो वुड एसेंस होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती हैं और अभी 2 स्पीड्स बाकी होती हैं जिससे कि वो एसेंस ट्रू बॉडी को क्रिएट करा सकता है। अब वो ऐसे ही करने लगता है और आगे और भी फीलिंग चलने लगती है, टाइम पास हो जाता है, 7 दिन और बीत चुके होते हैं और वो अपनी कल्टीवेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखता है। 8वें दिन वो अपने आंखों को खोलता है जहाँ पे उसमें से काफ़ी पावरफुल लाइट निकल रही होती है जो कि गोल्डन कलर की होती है और वहाँ पे वो अपने सप्रेशन पावर्स को यूज कर रहा होता है। वो कहता है जो सेलेस्टियल एंसेस्टर स्वॉर्ड है उससे मैं किसी भी लाइफ फॉर्म को सप्रेस कर सकता हूँ, मतलब उस पर प्रेशर डाल के उसको सप्रेस में डाला जा सकता है। वांगलिन कहता है कि सेलेस्टियल एंसेस्टर स्वॉर्ड ये तो मेटल एसेंस का पीक है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसको एब्जॉर्ब करने के कारण में मेटल एसेंस भी आ जाएगी और वहाँ पे उसके पास और भी पावर्स आ चुकी होती जो कि एंसेस्टर स्वॉर्ड को मिक्स करने की वजह से आई हुई होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने अटैक्स में पहले तो 9 स्पेल्स को फ्यूज कर सकता था, जिसके बाद वो अपने हाथों को अपग्रेड करता, मतलब उतने सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद तो उसकी पावर बढ़े ही। पहले वो 10 वॉर्टेक्स आ जाती, मतलब कि वो टर्न से 10 स्पेल्स को यूज़ कर सकता है, पहले 9 थे, फिर दिखाया जाता है 11th अपीयर होता है, मतलब इसके बाद दिखाया जाता है जैसे 11th होता है उसकी जो स्पेल कास्टिंग की होती है वो 44 हो जाती है, मतलब हर एक बढ़ते के साथ ही वो मल्टीप्लाई अब होएगी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर वो 44 स्पेल्स को सिर्फ अपने 11 वॉर्टेक्स का यूज़ करके करे तो ये इतना ही होगा, लेकिन साथ में अगर 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी का यूज़ करें तो अपने स्पेल्स को दुगना भी कर सकता है। वो ऐसे ही बढ़ाने लगता है 12, 13, ऐसे ही वो 13 से 13 मतलब 13 × 4 कर दो 52 स्पेल्स को, जहाँ पे वो 4 गुना कर सकता था। और अभी के फिलहाल उसकी पावर्स की स्पेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। वो कहता है कि मैं वंडर करता हूँ कि क्या मैं इस पावर से 5th लेवल के एम्पायर ट्रायल को पास कर सकता हूँ या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था अभी ट्रायल को पास करने के लिए, क्योंकि वो अपनी पावर को अच्छे से गैदर करके एक बार में ही कई सारे लेवल्स को क्रैक करना चाहता था और उसे काफ़ी सारे एम्पायर्स की फिक्र भी नहीं थी। अभी ज्वाइन नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा, जहाँ पे वो कहता है मैं इंतजार करूँगा, चलो मैं देखता हूँ पहले डोंगलिन पूल में जाकर कि क्या वहाँ पे कुछ तो है या फिर नहीं। और जिसके बाद वो आगे जाने लगता है क्योंकि वो डोंगलिन सेक्ट में जाने वाला था और जानना चाहता था कि उसके बाद क्या होगा और उसके बाद ही वो एम्पर ट्रायल के पास जाएगा, फिर उसके बाद अपने लिए ग्रैंड एम्पर को चूज करेगा। लेकिन पहले वो चला जाता है इंपीरियल सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ताकि वो जान सके। अब इन सबको मसला को सुलझाकर वो फाइनली अपने टीचर जीवान लुओ को ढूंढने जाएगा और अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करेगा, जिसके बाद वो उधर निकल
निकल पड़ता है और कहता है कि मैं अपने आप को और भी स्ट्रॉन्गर महसूस कर पा रहा हूँ, मैं खुद पावरफुल होता जा रहा हूँ। जब मैं ग्रैंड एम्परर बनूंगा तो उस दिन मैं अपने फाइनली अपनी वाइफ को रिजर्व कर पाऊंगा। अपनी आंखों को खोल बंद करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब मैं वन एयर को अपने पास फिर से ला पाऊंगा। और इसी के साथ वो वहाँ से निकल पड़ता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।